दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑन लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया है, जिसमें से ऑलरेडी हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों ही पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के लाइफ प्रोसेसेस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सेकंड पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेसेस का पहला स्टेप दैट इज न्यूट्रिशन, उसके बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 वेज के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से और होलोजोइक न्यूट्रिशन से भी। तो ये दोनों ही पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि इस चैप्टर में मेनली हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में हम प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है और सनलाइट की मदद से ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू लेते हैं। देखते हैं, प्लांट्स हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेक देयर ओन फूड विद सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी कुछ सिंपल रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर वो करते हैं और इनका जो अल्टीमेट सोर्स होता है, जिसकी मदद से पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैरीड ऑन हो पाती है, वो सनलाइट होती है। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अपना जो न्यूट्रिशन है वो सेल्फ करते हैं, किसी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपना सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, इस वजह से इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका फूड है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सोलर एनर्जी के फॉर्म में सोलर एनर्जी की मदद से ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि ये जो सनलाइट की रेडिएशन है, सेल की जो सोलर एनर्जी है, इसको ट्रैप करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का फंक्शन आप याद रखेंगे। ये ग्रीन पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में मैग्नीशियम मेटल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम मेटल होता है, ये भी आगे हम देखेंगे। ये जो रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रॉ मटेरियल्स हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि प्लांट्स को कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत रहती है, कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत रहती है, और अगर ये एलिमेंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्लांट्स को नहीं मिल पाते तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। तो ये एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उसमें से ही 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाहर की सराउंडिंग से उन्हें मिलते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये लिखा हुआ है ना, कुछ 3 ऐसे नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बाहर की सराउंडिंग से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन मिलता है और वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर देख लेते हैं कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, कि प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है। मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो प्लांट को जिन भी एलिमेंट्स, जिन भी मिनरल एलिमेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में उनको रिक्वायर्ड है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और या फिर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट की डेवलपमेंट में या प्लांट की ग्रोथ में, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, उनके फंक्शंस नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन का मेनली वर्क होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, पोटेशियम का काम होता है एंजाइम के सिंथेसिस में, कैल्शियम का काम होता है ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम मैंने बताया था क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये क्लोरोफिल के कंपोनेंट में आ जाएगा और काफ़ी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। फिर अगर फॉस्फोरस के बारे में देख लें तो ये जो फॉस्फोलिपिड और को एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है या उनके सिंथेसिस में भी मदद करता है, और जो सल्फर है ये को एंजाइम ए और अमीनो एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है। ये फंक्शंस आपको नहीं ध्यान रखने हैं, सिर्फ आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जैसे 1% ही रिक्वायरमेंट होती है टोटल मिनरल कंटेंट में, तो इन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं या माइक्रो मिनरल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये कौन से है? क्लोरीन है, आयरन है, मैग्नीज है और जिंक है, ये 4 है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है?
हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक है जिसमें विदाउट सॉइल का यूज़ किए हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उनकी रूट को ऐसे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में इमर्स्ड करके रखा जाता है, डुबा के रखा जाता है। विदाउट सॉइल की ये टेक्निक होती है और प्लांट को पूरा ग्रो कराया जाता है। ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है और ये जनरली क्या होता है, ये ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए जैसे कि टोमेटो, उसमें ये यूज़ होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है सोल्यूशन कल्चर नाम से। तो आप ध्यान रखेंगे कि विदाउट सॉइल के जब एक ऐसा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाए और उसमें रूट्स को डिप करके प्लांट को ग्रो किया जाए, उस टेक्निक को, उस मॉडर्न टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये आप सिंपली याद रखिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली वो टेक कर रहे हैं ना, डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। उनको इसके लिए हेल्प ज़रूरत होती है किसकी, बैक्टीरिया की। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट की रूट्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ जाएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक एसोसिएशन में होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लाइकेन का एग्जांपल भी आगे पढ़ेंगे। लाइकेन्स क्या होते हैं, जिसमें एल्गी और फंगल दोनों, एल्गल कंपोनेंट भी होता है, फंगल कंपोनेंट भी होता है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। वैसे ही यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की रूट्स में रहेगा। बैक्टीरिया का ये काम होगा कि वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेल कराता है। मीन्स प्लांट डायरेक्टली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, लिखा हुआ है ना, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म द्वारा कैरीड आउट किया जाता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये सभी बैक्टीरिया अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट जो है वो इजीली टेकअप कर सकते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अमोनियम आयंस को ले सकते हैं। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। इसमें कुछ बैक्टीरियाज है जो रहते हैं, तो बैक्टीरियाज को फूड मिलता है। प्लांट की रूट्स में जो रहते हैं तो फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है। और प्लांट्स को क्या मिलता है, जो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पा रहे तो उन्हें फिक्स्ड नाइट्रोजन मिलती है बैक्टीरिया की मदद से। तो दोनों ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिम्बायोटिक और कॉमन सेलिज्म रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको फ्री लिविंग का याद रखना है। एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया काम करे, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया काम करे, रोडोस्पाइरलम और क्लोस्ट्रीडियम। ये आपको ध्यान रखना है। सिम्बायोटिक में बता चुकी हूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो नोड्यूल्स होती हैं, रूट्स की नोड्यूल्स होती हैं, उसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं। उसी पूरे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ऊपर हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, नीचे हम सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग करी थी। स्टेनिंग के बेसिस पे जो स्टेन हो गए थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा था। जो स्टेन नहीं हुए थे, जिन्होंने स्टेन छोड़ दिया था, और उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा था। तो उतना आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि राइजोबियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स में रहता है, और सेम वही काम करता है जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वही सेम काम करता है। और इस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे जो कोएंजाइम का आपको कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें भी दी हुई है बुक में, क्योंकि न्यूटन की बुक है, तो यहाँ पे एडिशनल चीज़ें भी दी है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही पढ़नी, कितनी आपका बेसिक क्लियर रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है, जो कि मैं पहले ही पार्ट में स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर लेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सनलाइट यूज़ होती है, क्लोरोफिल यूज़ होती है। दिस इज ऑल फॉर दिस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी होती है। लाइट रिएक्शन जो है लाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन वो लाइट की एब्सेंस में होती है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। PS1 फोटो सिस्टम होता है, PS2 फोटो सिस्टम होता है। PS1 में 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की हमें सनलाइट की ज़रूरत रहती है। क्लोरोफिल P700 मॉलिक्यूल होता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्शन सेंटर होता है PS1 में। PS2 में P680 जो है ये रिएक्शन सेंटर होता है, और ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। फिर ये कहाँ होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये दोनों ही रिएक्शंस होती हैं। अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ ऊपर से ही बेसिक इसका पढ़ लेना है कि PS1 फोटो सिस्टम होता है, PS2 फोटो सिस्टम होता है, और रिएक्शन सेंटर क्या होता है, और कितनी वेवलेंथ की सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।